गुड मॉर्निंग। हेलो सबको। टीचर्स ऑफ बिहार में सबका स्वागत है। टीचर्स ऑफ बिहार के स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम यानी ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग मिलते हैं और कुछ सीखते हैं। और हम लोग अपनी कार्यक्रम की शुरुआत यदि अच्छे विचार से करें तो हमें एक अलग ऊर्जा या एक अलग प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैंने आज का विचार लिया है महात्मा बुद्ध जी का विचार। आज बुधवार भी है और महात्मा बुद्ध जी का विचार भी मैंने लिया है। उनके अनुसार जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। एकदम सोचने वाली बात है। बहुत अच्छी बात उनके द्वारा कही गई है कि आप चाहे किताबी ज्ञान आपके पास बहुत हो जाए या आप बहुत अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें जानें, लेकिन जब तक आप उन पर अमल नहीं करेंगे, अपने जीवन में आप उसको उतारेंगे नहीं, आप उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक वह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, एमए बीए, और वो अपनी बच्ची की शादी यदि कम उम्र में कर देते हैं तो कहने के अनुसार है किताब में कहीं भी लिखा नहीं रहता कि आप अपनी बच्ची की शादी 18 साल के पहले करें। तो इसका मतलब है वो शिक्षित हुए लेकिन उसका कोई उन्होंने अपने लिए फायदा नहीं किया। यानी जब तक हम पढ़ाई को अपने व्यवहार में नहीं उतारते तब तक हम शिक्षित नहीं कहलाते, तब तक हमारा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। हम साक्षर कहलाएंगे और हमारा जीवन उस पढ़ाई के फायदे को नहीं ले पाएगा। तो महात्मा बुद्ध जी का यह विचार मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं जो पढ़ूं, जो सीखूं, उस पर अमल करूं। और आप लोग भी जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके अनुसार यदि अपनी दिनचर्या को या अपने व्यवहार को लागू करेंगे या अपने व्यवहार को अपनाएंगे पढ़ाई के अनुसार, किताबों के अनुसार। किताब में कहीं भी ज्ञान से इतर कोई बात नहीं लिखी होती है कि आप ना पढ़ें, आप सोए रहें, आप आलस करें, आप जो है किसी का बुराई करें, ऐसी बातें कहीं भी दर्ज नहीं रहती है किताबों में। इसका मतलब है जीवन में आप चाहे कितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। महात्मा बुद्ध जी का यह विचार है। यह विचार मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज आप लोगों के सामने रखा। साथ ही हम लोग डेली क्विज भी करते हैं, क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन मैंने लिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? आपको आंसर लिखना है कमेंट्स में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, हरिओम। बेटा हम लोग पेज नंबर 18-19 पढ़ेंगे आज 8वीं वर्ग के सामाजिक विज्ञान में। 8वीं वर्ग के सामाजिक विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं, जो हमारे संविधान में निहित है और हमारे लिए गौरव की बात है, और वह हमें आत्मविश्वासी और विश्व में एक अलग पहचान दिलाता है। धर्मनिरपेक्षता और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम लोगों ने कल पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य या संविधान में सभी धर्मों का मान बराबर है। किसी खास धर्म बल्कि सभी धर्मों की मान्यताओं का इज्जत संविधान करता है। किसी खास धर्म का नहीं बल्कि सभी धर्मों का संविधान समान इज्जत करता है। सभी के लिए समान रियायतें, बल्कि वह अमानवीय न हो। यदि आपके धर्म में कोई ऐसी मान्यताएं हैं जो अमानवीय हो, तब उस पर संविधान कानून बनाकर उसे परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है या बंद कर सकता है। लेकिन यदि आपके धर्म में कोई ऐसी बातें हैं जो आपके धर्म से जुड़ी हो और किसी और के लिए हानिकारक ना हो, तो संविधान उसकी इज्जत करता है। और परंतु वह मान्यता किसी के लिए नुकसानदायक ना हो। वही धार्मिक मान्यताओं में यदि अमानवता आ जाती है या हानिकारक बातें हो, तब उसे संविधान में कानून बनाकर रोक लगाई जा सकती है या उसे बंद किया जा सकता है। हमारे संविधान में जैसे बाल विवाह, सती प्रथा नियम को बंद किया गया और साथ ही दहेज प्रथा को भी बंद किया गया और विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया, 3 तलाक प्रथा को बंद किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी प्रथाएं को
कानून बनाकर बंद किया जाता है। और साथ ही आप बुर्का पहन के वोट दे सकते हैं, आप 6 इंच का कटार लेके सिख कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे जा सकते हैं, आप सेना में मुस्लिम भाई दाढ़ी रख सकते हैं। तो ये सब बातें हमें हमारे धर्म को लेकर रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है, जो हमारे संविधान को और आदरणीय बनाता है और हमारे लिए संविधान का महत्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सनातन, इस्लाम, सिख, ईसाई के साथ उनके धर्म स्थल को भी आपने जाना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च यानी गिरजाघर। साथ ही हमने उनके धर्म ग्रंथ को भी जाना, जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इस्लाम में कुरान और सिख धर्म के आदि ग्रंथ और बाइबल ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियन के लिए। सभी धर्म ग्रंथ के साथ हमने अलग अलग संप्रदायों को भी जाना, दिगंबर, श्वेतांबर, है ना, सुन्नी, शिया और शैव, वैष्णव। सभी धर्म के लोग भारतीय राजनीति से लेकर आंतरिक फैसलों में शामिल होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी किसी भी धर्म का कोई पक्षपाती किसी भी तरह संविधान में नहीं है। और साथ ही राजनीति से लेकर भारत के आंतरिक मामलों में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। कल हमने वो जो हमारा एक काल्पनिक कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, कैसे सरोज नारायणी देश में रहती है और वहां जिस धर्म की प्रधानता है वही धर्म संविधान का मुख्य धर्म है और वही धर्म के लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। तो इस तरह यह जो काल्पनिक कहानी से हमने सीखा, इसी तरह पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इस्लाम धर्म के लोग ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर हिंदुओं का कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो सकता है। वहां भी कुछ हिंदू हैं, कुछ सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन वह सार्वजनिक स्थल पर अपनी आजादी से अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो इसे हम धर्मनिरपेक्ष नहीं, इस्लाम प्रमुख देश कहेंगे। तो पाकिस्तान एक इस्लाम प्रमुख देश है, जबकि हमारा भारत सभी धर्मों का मान बराबर रखता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में एक काल्पनिक कहानी जो है यह बताता है कि किसी देश में जो खास धर्म की मान्यताएं होती है या खास धर्म के लोग ऊंचे पदों पर या सरकारी पदों पर पहुंच सकते हैं और कैसे वो ही सार्वजनिक जगहों पर अपनी आजादी कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान वह इस्लाम प्रमुख देश है। जो भारत देश धर्मनिरपेक्ष है बिल्कुल, और इस्लाम प्रमुख देश पाकिस्तान है, जो एक दुनिया में संदेश देता है हमारा भारत कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का मान बराबर है। और हम लोग जान रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे भी पहुंचे। आपने देखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे और अपने पाठ्य पुस्तक में जो काल्पनिक कहानी दी गई है उनके आधार पे हमने देखा कि कैसे कोई खास देश किसी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहलाता है। उस देश के संविधान में किसी खास धर्म को मुख्य धर्म माना गया है। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को मुख्य धर्म नहीं माना गया है। और परंतु हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में निहित है। हमारी संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान का सार है, उसमें निहित है धर्मनिरपेक्षता। संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार में शामिल है धर्मनिरपेक्षता। मौलिक अधिकार में भी है ना धार्मिक संबंधी अधिकार, और साथ ही हमारे प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्षता शामिल है। धर्मनिरपेक्षता के बाद हम लोग अगले पॉइंट, भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय को जानेंगे। कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को तो शामिल कर लिया गया जब संविधान बनाया जा रहा था, लेकिन उसको लागू कैसे करना है, व्यवहार में कैसे लाना है। यदि हम उसको व्यवहार में लाते हैं तभी वह फलीभूत होता है। तो इस तरह से संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने के बाद धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए मौलिक अधिकार से धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। हमारे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान में सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए संविधान बनाया गया। आप जानते हैं कि कानून में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है। इस तरह हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट को भी जोड़ा गया है। जब धर्म के समानता की बातें हो तो
यह कहना आसान होता है कि सभी धर्म बराबर हैं, हम सभी धर्मों का इज्जत करें, हमारे लिए कोई भी धर्म बड़ा या छोटा ना हो। लेकिन जब व्यवहारिक रूप से हम इस पर अमल कर पाते हैं तभी वह हमारा सिद्ध होता है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और तभी नैतिकता से जुड़े हो और संवैधानिक मूल्य हो, तभी वह प्रभावी होता है। जब संवैधानिक मूल्य उसका होता है कि नहीं, यदि धर्म संबंधी कोई विवाद हो रही है तो उस पर जो हमारा न्याय आएगा वह एकदम समान आएगा सबके लिए, तभी हम कह सकते हैं कि यह व्यवहारिक रूप में सिद्ध हो रहा है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सिर्फ सिद्धांत के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है, कई तरह की कोशिशें की गई है और धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से भी जोड़ा गया है। तो हम लोग यहाँ पे, हम भारतीय गर्व करते हैं अपने धर्मनिरपेक्षता पे, और हमने जाना कि कैसे सभी धर्मों में कुछ रियायतें दी गई है, कैसे सभी धर्मों से कुछ अमानवीय मान्यताओं को हटाया गया, उसके लिए कानून बनाया गया, कैसे कानून हमारे धर्म से अलग है। धर्म के को भेदभाव नहीं माना जाता है, धर्म के आधार पे किसी को कोई भी रियायतें, यानी कि यदि किसी को कोई हानि नहीं हो रही है और आपका धर्म यह कहता है तो आपके लिए ठीक है। इस तरह हम लोग धर्मनिरपेक्षता को पूर्णतः समझ चुके हैं। और आपको यदि धर्मनिरपेक्षता संबंधी कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट्स में प्रश्न को पूछें। मैं धर्मनिरपेक्षता को और अच्छे तरीके से बताना चाहूंगी। और हमें गर्व करना है अपनी धर्मनिरपेक्षता पे। हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द को दिया गया है उस पर हमें गौरव है, और हमें वह पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाती है, पहचान देती है। यहाँ ईसाइयों के लिए बाइबिल और इस्लाम के लिए कुरान, तो हिंदुओं के लिए रामायण उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी सारे दुनिया में हम एक अलग संदेश देते हैं धर्मनिरपेक्षता को। इसलिए धर्मनिरपेक्षता संबंधी यदि कोई सवाल आपके मन में हो बच्चों, आप पूछेंगे तो मैं और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊंगी, ताकि आप एक जागरूक नागरिक, एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक और अपने संविधान का आदर करने वाले बनेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का हमारे पाठ्य पुस्तक में है मौलिक अधिकार। हम लोग जब भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने मौलिक अधिकार को भी पढ़ा था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने जाना था कि कितने मौलिक अधिकार है, संविधान में इसे दिया गया है। साथ ही हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ये भी संविधान में ख्याल रखा गया है। तो हम पूर्णतः रूप से आज मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता के बाद हमारा अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार, उसे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए वह मानसिक व शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। आजादी का मतलब होता है कि हमारी कुछ अपनी मान्यताएं होती है, कुछ अपनी सोच होती है, कुछ अपने विचार होते हैं, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। हाँ, बशर्ते कि हमारा विचार या हमारी सोच जो है वो नैतिक हो, वह गलत ना हो। यदि हम सही है तो हमारी आजादी को कोई छीन नहीं सकता है। इसी तरह इसलिए संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा गया है। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? हम लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार को। हमने जाना कि कैसे हमारा भारत सभी धर्मों का मान बराबर है और यह हमारा असली भारत है। आप जो चित्र में देख रहे हैं यही हमारा असली भारत है, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं और सभी का मान बराबर है। धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से सभी धर्मों का मान बराबर है, सभी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सभी अपने धर्म पर अभिमान कर सकते हैं, सभी अपनी धर्मों का खुले रूप से प्रदर्शन कर सकते हैं, और संविधान के अनुसार सभी धर्मों का मान बराबर है। और धर्मनिरपेक्षता में ये भी तत्व को शामिल किया गया है कि यहाँ पे कोई भी किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। राजनीतिक स्तर पे भी सभी एक दूसरे के साथ रहेंगे। साथ ही हम लोगों का अगला पॉइंट है पेज नंबर। मैं किताब से आपको दिखा देती हूँ, हमारे पास ऑनलाइन ही किताब मौजूद है। देखिए हमारा अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। अगला पॉइंट हम लोगों का
मौलिक अधिकार। हमने देखा कि कैसे धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के लिए संविधान के प्रस्तावना में और व्यवहारिक रूप से मौलिक अधिकार में से जोड़ा गया, ताकि हम इससे वंचित ना रह सके। धर्मनिरपेक्षता व्यवहारिक रूप से भारत में लागू हो। तो मौलिक अधिकार जो हमारा अगला पॉइंट है, ये अधिकार वह है जो आत्मनिर्भर और आजाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षित होने का अधिकार, आपको कोई नहीं रोक सकता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है। साथ ही आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप MA, PhD कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं तो कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है। शिक्षित होने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आजादी। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, हरियाणा जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपके पास टिकट है, आप जा सकते हैं। आपको कहीं भी कोई भी आने जाने से पूरे भारत में नहीं रोक सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आजादी है, बसने की आजादी है। हम यदि मकान खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं तो हम कहीं भी किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। हमारे लिए सारे देश की नागरिकता हमें प्राप्त है। अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी मान लीजिए कि मेरा कोई विचार है, मैं आपको बता रही हूँ, भले आपको पसंद ना आए, लेकिन आप मुझे अपने विचार को प्रकट करने से रोक नहीं सकते। आपके विचार को मैं पूर्णतः सुनूंगी। हो सकता हो मैं आपके विचारों से सहमत ना रहूं, लेकिन आप अपने विचार को प्रकट करने की आजादी है आपको, जिनके पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन जी नहीं सकता। मान लीजिए कि आपको यदि कहेगा नहीं, आप मेरे अनुसार चलिए और आपको मेरे अनुसार जीना है, तो आपको लगेगा कि हम आजाद नहीं है। इस तरह हमें पूरी आजादी मिलनी चाहिए जो हमें मौलिक अधिकार दिलाता है, जो हमारे संविधान में निहित है। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका हेडिंग है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। हमारा हेडिंग है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के बाद हमारा अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ सभी धर्मों का मान बराबर है, जबकि धर्म प्रमुख देश, जो देश धर्म प्रमुख देश है, वहाँ एक ही धर्म का बोलबाला होता है और एक ही धर्म मुख्य धर्म होता है, जबकि हमारे भारत में सभी धर्मों का मान बराबर है। हमने देखा कि कैसे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और कैसे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि सभी धर्म ग्रंथ के साथ अपनी अपनी आजादी, आजाद भारत में अपनी धर्म के साथ आजादी महसूस कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों का अब अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार, पेज नंबर 20। मौलिक अधिकार भी हमने जाना कि कैसे स्वतंत्र रहने के लिए मौलिक अधिकार हमारा बहुत जरूरी है, जो संविधान में निहित है और साथ ही इसका कोई हनन नहीं कर सकता है। अब हम लोग मौलिक अधिकार को विस्तृत रूप से जानेंगे कि शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आजादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी और स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनके पूरा नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, है ना। इसका मतलब मानवता और मानव की भावनाओं का ख्याल रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ पे मेन पॉइंट है कि मानवता और मानव की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया है, इसमें मानवता और मानव की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। आप इसको समझ लें कि हमारी भावनाओं का हनन नहीं हो सकता है, बशर्ते हमारी भावनाएं अच्छी हो, हम नैतिकता का काम करें, हमारा विचार नैतिक हो, हमारा विचार सच्चा हो। हमारा विचार यदि बुरा नहीं है तो हमारे विचारों का हनन नहीं हो सकता। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के छोटी छोटी बातों से हम लोग अवगत हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है, तब वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर
कर सकता है। जैसे आपको लगता है, मान लीजिए कि आपका राज्य सरकार, हम लोग अभी से समझें कि कैसे हमारे अधिकारों का हमें लगता है खनन हो रहा है। मान लीजिए कि कोई आपके पास, आपके सरकार ने कोई योजना बनाई है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या आपके लिए नहीं है, संविधान में दिया गया है कुछ और आप यहाँ कुछ और महसूस कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि 6 मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे धर्मनिरपेक्ष से जुड़ा है, हमारी धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए मौलिक अधिकार बना दिए गए, जिसका संरक्षक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यानी न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक। की मौलिक अधिकार यदि चाहेगी हमारी सरकार या हमारे पदाधिकारी कि हम उससे हमको वंचित रखें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा न्यायालय है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो छठा है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह सभी अधिकारों को कैसे हम संविधान में हम ले सकते हैं, कैसे हमारा इसका हनन ना हो, इसके लिए बनाया गया है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन 6 अधिकारों को लेने से हमें कोई, हमारा न्यायालय उसका संरक्षक है, हमें कोई रोक नहीं सकता। किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो यह हम लोग जान रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए, हमारे मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। हम लोगों ने ये भी जाना भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमें कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जागरूक नागरिक और सफल नागरिक कहलाएंगे। तो संविधान के अनुरूप यदि नहीं है तो हम कोर्ट या न्यायालय जा सकते हैं और संवैधानिक अधिकार को ले सकते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं ना भाग क्या होता है, जैसे हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, एक भाग खत्म हुआ फिर दूसरे भाग को शुरू करते हैं, तो उसी तरह जब संविधान का किताब लिखा गया तो वह 22 भागों में बटा है। हमने पढ़ा संविधान की विशेषताओं में कि संविधान 22 भागों में बटा है। तो संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन 3रे भाग में है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान की पुस्तक में, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक किताब है मोटी सी, उसमें हमारे देश के नियम को लिखा गया है। कौन से दंड के लिए कौन सी धाराएं होगी, यदि आप जन्म लेते हैं, इतने साल तक रहते हैं, आप 18 साल में वोट डालेंगे, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब बातें जो लिखी गई है, यह हमारे संविधान में एक मोटी किताब है, एक मोटी दस्तावेज है, जिसके भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और मौलिक अधिकार 6 हैं। आप लिखें भी कौन कौन 6 मौलिक अधिकार है, मैं दोहरा रही हूँ और आपको लिखना भी है। जब हम लिखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं तो हमें याद हो जाती है। हम लिखेंगे, हम बोलेंगे और हम सुनेंगे तो वह हमें याद हो जाता है। इसलिए आप सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मेरे साथ दोहराएं आप, और साथ ही आप लिखेंगे तो वह आपको याद हो जाएगा। 6 मौलिक अधिकार है। पहला, समता या समानता का अधिकार, आपको बोलना भी है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे बच्चों, आप सीखें, सबसे पहले ये जरूरी है, आप सीखें, आपको पता होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जब बड़े हो जाएं तो आपको सारी जानकारी हो, आपकी जिंदगी में कोई समस्याएं ना आए। इसलिए हमें अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक में सारे विषयों की, हिंदी, संस्कृत, गणित, सारे विषयों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमें कोई समस्या या हमारे जीवन में कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए बहुत अच्छा, हरिओम समानता का अधिकार। दूसरा आप लिखेंगे, आप सारे अधिकारों को लिखें ताकि आपको याद हो जाए, और जब मैं होमवर्क दूं तो आप तुरंत बना के मुझे कमेंट्स कर दें। तो पहला हमारा है समता या समानता का अधिकार। हम लोग भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ तथ्य को जानेंगे कि भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है, इसके मूल तथ्य क्या हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
अभी कितने हैं? 6। अभी 6 हैं और पहले कितने थे? पहले बाद में हम जान रहे हैं कि बार बार हमारे संविधान में संशोधन हो रहा है, तो पहले 7 थे और अब 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा, संशोधन पहला संशोधन हुआ, दूसरा, तीसरा, इसी तरह जब 44वां संशोधन हो रहा था उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार 7 थे और अभी 6 हैं। साथ ही अगला है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब भारतीय संविधान चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हमारे संविधान की मुख्य मुख्य बातें कई अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका। तो इस तरह मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में निहित है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका प्रथम गणतंत्र देश है और अमेरिका में मजबूत लोकतंत्र है। उसी तरह हमारे भारत में भी लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम लोग विधायक चुनते हैं ना, आपके क्षेत्र के विधायक होंगे, हम लोग सांसद चुनते हैं, फिर वह प्रधानमंत्री बनता है और हमारे चुने गए सांसदों के द्वारा और राज्यसभा लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जो हमारे देश का सर्वोपरि है, लेकिन कार्य हमारे देश में प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा सारा कार्य संचालित होता है जिसे हम लोग चुनते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग वोट के द्वारा चुनते हैं और जिस दल का बहुमत होता है वह अपना मंत्री बनाता है, मंत्री पद बनाता है और प्रधानमंत्री का शपथ लेता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में भी मौलिक अधिकार संविधान में है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 है। हमने अभी पढ़ा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद हम लोग जो लाइन लिखते हैं, जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य परिक्रमा, एक स्टेंजा। तो एक तरह से यह एक अनुच्छेद यदि कहानी के रूप में लिखे हम, गर्मी का दिन था, लोग बाजार में घूम रहे थे, छाता हाथ में लिए हुए थे, इस तरह की जो कहानी होती है 2-4 लाइनों की, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के हम नीचे से लिखते हैं, उसे एक अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद आप समझ गए कि एक लाइन जो होती है, कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक में ही दी गई है। हम दिखाते हैं आपको कि कैसे अनुच्छेद किसे कहा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह आपकी पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान में, जो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार का आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्या आपकी कक्षा व विद्यालय, यहाँ से लेके यहाँ तक एक अनुच्छेद, फिर ये दूसरा अनुच्छेद शुरू हो गया, ये दूसरा अनुच्छेद, यह तीसरा अनुच्छेद, यह चौथा अनुच्छेद, यह 5वां अनुच्छेद। मतलब जो एक पैराग्राफ हम छोड़ते हैं, सॉरी पैराग्राफ नहीं, इसके बाद जब हम थोड़ा जगह छोड़ते हैं, इसके बाद नीचे से लिखते हैं, तो इसे हम अनुच्छेद कहते हैं। आप समझ रहे हैं अनुच्छेद को? तो इसी तरह जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ है तो संविधान के भाग 3 और 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। देख लीजिए, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। आप इन चित्रों से भी देखें मौलिक अधिकार। बार बार जब हम देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है। 6 मौलिक अधिकार आप भूलेंगे नहीं। ये आपको 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिया है और आप इनके सहारे अपनी जिंदगी आजादी से जी सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। समानता का अधिकार, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का
वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन है, जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि समानता का अधिकार के तहत हमें क्या क्या समानता संविधान में मिला है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। तो यह 6 मूल अधिकार हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कितने भाग में है, ये भी आपको याद हो जाएगा। कितने में है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन और अनुच्छेद। अब आपसे कोई पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के कितने अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाग 3 के अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। आपसे कोई पूछेगा समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक में। आपसे कोई पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आप तुरंत बता देंगे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। और आपसे कोई पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि मौलिक अधिकार 6 हैं। आपसे कोई पूछेगा संविधान की मौलिक मुख्य बातें बताएं संविधान से जुड़ी, तो आप तुरंत बता देंगे कि जब मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में यानी जब संविधान का निर्माण किया गया था तब 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आप ये भी बताएंगे कि हमारा मौलिक अधिकार जो संविधान में लिया गया है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। साथ ही आपको एक मुख्य बातें ये भी जानना है अपने मूल अधिकार को लेके कि इसमें संशोधन हो सकता है। जैसे एक हटाना संपत्ति का अधिकार, उसी तरह इसमें संशोधन हो सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 35 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। हम लोग मौलिक अधिकार की मुख्य बातों को जाने कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह 6 है। यह संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। साथ ही 6 मौलिक अधिकार जो है इसमें संशोधन कभी भी हो सकता है, कुछ नया जुड़ सकता है, कुछ पुराना हट सकता है। यह संविधान में निहित है कि इसमें संशोधन हो सकता है। साथ ही आपातकाल के दौरान हमारे सभी संविधानों को, सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकार हमारा क्या है? घर में रहेंगे, हम खाना खा सकते हैं, हम नहा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, ये। लेकिन और जो अन्य अधिकार है कि आप कहेंगे कि तुरंत हमें अभी हमारा मंदिर खोल दीजिए, हमारा मस्जिद खोल दीजिए, हमें जो है जाति धर्म के आधार पर अभी मत पटिए। मतलब सरकार अपने आप डिसीजन ले सकती है। अभी हमारे देश में जब लॉकडाउन हुआ था, जब आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा हुआ था, तो एक तरह से हमें घर में बंद कर दिया जो गया है, यह हमारे हित के लिए, हमारे आपातकाल के दौरान सरकार हमारे सभी मौलिक अधिकारों को बंद कर सकती है या इसमें बदलाव कर सकती है। तो इस तरह से आप जान गए कि आपके मौलिक अधिकार की खासियत क्या है। हम लोग कल मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप से जानेंगे कि इसमें समानता के अधिकार में कौन कौन से पॉइंट को बताया गया है, किस किस आधार पे हमें समानता मिल सकती है। सारे मौलिक अधिकारों को हम लोग कल विस्तृत रूप से जानेंगे। समय की महत्ता को देखते हुए हमने स्टार्टिंग में जो आपसे क्विज पूछा था कि भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा है, उसका आंसर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां है। भारत से 6 देश क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में बड़े हैं, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। और भारत एशिया महादेश का एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। तो आप लोग नए क्विज और नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ, संविधान संबंधी बातों के साथ कल मिलते हैं हम लोग। बाय बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।